of our 15-day physics chemistry mission starts now. We are bridging the gap between the 11th fundamentals and 12 complexity. Today's target, the mole concept and stoichiometry. No fluff, no distraction. Just pure conceptual clarity. 15-day, one goal. Total mastery. Let's get to the work. Myself, Chris, and you are watching Unknown Aspirant. Let's get started. These are the topics in the mole concept and stoichiometry. So, this is the mind map. Mole concept. First, we will discuss law of chemical combinations. Second, Y map. Third, percentage calculation. Fourth, density. Fifth, stoichiometry. And sixth, last, concentrations term. So, let's begin. First, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस फर्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये कहता है कि जितना आपके रिएक्टेंट साइड में होगा मास उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होना चाहिए एक बार में खत्म In all physical and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to the product. But this is not valid for ये वाला चीज इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर जो कि हमने पढ़ा था किसमें तो मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था खुद पढ़ा था रिवीजन किया था तो उसमें क्या था कि इसमें जो रिएक्टेड साइड का मास होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाले साइड के न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा चीज़ देखने के लिए मिलता है ठीक है नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन इसमें होता क्या है कोई भी एलिमेंट्स जब एक कंपाउंड बनता है तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ रहता है जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वैसे ही अगर आपको जल बनाना है तो हाइड्रोजन के दो गो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल के ही बनेगा अगर इसके प्रोपोर्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 है और वैसे ही कार्बन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 है तो ये हमेशा रहेगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन सी और ये चीज़ जो होता है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर दो 2 ऑक्सीजन कितना होता है तो 16 तो ऑक्सीजन का तो 2/16 ओवरऑल काटने पर हमें मिलेगा 1/8 और इसको जब रेशियो में लिखोगे तो 1:8 ये आपका हो जाएगा प्रपोर्शन तो ये फिक्स प्रपोर्शन होता है अगर जल बनाना है तो तुम्हें ये सारे के सारे चीज़ करने होंगे लेकिन शर्त ये है लिमिटेशन इसके क्या क्या है ये सारी चीज़ें आपके आइसोटॉप्स के ऊपर काम नहीं करती क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मैं कार्बन का बस एक ही नंबर जानता हूँ कार्बन 12 अगर और जानना है क्योंकि कार्बन के एक और भी आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन 14 तो उस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होगा साथ ही साथ ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड भी इस रूल को फॉलो नहीं करते जैसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स आगे जाके पढ़ने के लिए मिलेंगे एक छोटा सा एग्जांपल BH3 ऐसा ऐसा कुछ आएगा ठीक है नेक्स्ट वन इज रिवर्सल ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू मतलब कहना ये चाहता हूँ कि एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम मास बट कंपाउंड्स कैन बी डिफरेंट कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी होगा सेम रेशियो में जुड़ जाएंगे लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा ये आपका इथेनॉल है C2H5OH और ये आपका है CH3OCH मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो ये आपका एल्कोहल का ग्रुप बन गया और ये आपका ईथर का ग्रुप बन गया अगर रेशियो देखोगे इन दोनों का तो रेशियो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा 24:6:16 24:6:16 तो ये है आपका ओवरऑल नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है कि एक आपका कंपाउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में जाने लगता है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अगर दो नाइट्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसका इतना आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो वही ऑक्सीजन 16 बन जा रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो वही ऑक्सीजन 32 बन जा रहा है। तो ये सारे के सारे चीज आपको देखने के लिए मिलते हैं एक। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट वन, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? तो लिमिटेशंस है जैसे कि आपके ये जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स हैं वो सब के लिए ये वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग विथ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है? ओवरऑल कहूँ तो एक कंपाउंड होता है वो 3 चीजों में टूटता है। अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई कंपाउंड बनाना है तो CH4, अगर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कोई कंपाउंड बनाना है तो वो आपका CO2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनाना है तो H2O हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्बन होगा हर एक फेज में उसका तो मास नंबर 12 ही रहेगा। हाँ, बदलेंगे कौन? तो बदलेंगे वो सारे कंपाउंड्स जिनके छोटे छोटे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सारे के सारे। गेहुसेक लॉ, ये होता क्या है? इन्होंने कहा था कि अगर आप रिएक्टेंट में अगर 1 मोल और 1 मोल लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 2 मोल बनेगा। इससे वो आपका बैलेंस होगा, और ये कब होगा? तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग द मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। सबसे पहला बात, व्हाट इज मोल? अकॉर्डिंग टू द NCERT दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 12 ग्राम कोयला का वेट ही 12 ग्राम कोयले के वेट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? 12 ग्राम C12 के वेट को हम लोग बोलते हैं क्या? मोल। मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? यही लिखा हुआ है ये, 12 ग्राम कोयले के वेट को ही हम लोग बोलते हैं मोल। व्हाट इज मोल? व्हाट इज रियली एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोल? मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग 1 डजन बोलते हैं, वैसे ही 1 डजन में 12 केले आते हैं। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि मुझे 1 मोल केले दे दो, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 3 इंटू 10⁻23, जितना भी आपका इतना केला। तो दिस इज अ जस्ट अ क्वांटिटी जो कि डिफाइन करता है कि व्हाट इज मोल। तो वैसे ही है। अब नेक्स्ट वन इज मोल को निकालने के तरीके। मोल को आप नंबर से भी निकाल सकते हो, मोल को मास से भी निकाल सकते हो, मोल को वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो। अब मैं बात करूं कि भाई मोल को मास से कैसे निकालोगे? तो देखो, मोल को मास से निकालना है तो सबसे पहले आपका जो कंपाउंड दिया होगा उसका आप मास निकाल लो। दिए हुए कंपाउंड ऑब्वियस जैसे होगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम में चाहे H2O में कितना मोल होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका गिवन वेट है, ठीक है। और इसमें से जब हम लोग इसका वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो वो होता है आपका H2O। H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन का 2 गो अणु, तो 2 प्लस आपका ऑक्सीजन 16, तो 16 ओवरऑल 80 निकल के आ जाएगा। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो उसके जो भी गिवन मास है, तो उसके गिवन मास से आप उसके एटॉमिक वेट में डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल के लिए, एटॉमिक वेट एटम के लिए। और वैसे अगर मोल से आपको मास निकालना हो तो उस केस में आप बस मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो। और बात करूं कि आप वॉल्यूम एट STP पे बताओ, तो वॉल्यूम एट STP पे आपको अगर मोल्स वॉल्यूम दे रखा है तो उस केस में आप 22.4 से लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोल निकल जाएगा। अगर वही बात है कि अगर आपको मोल दे रखा है और आपको वॉल्यूम चाहिए STP पे किसी कंपाउंड का, तो आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। सेम केस, अगर आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखा है किसी कंपाउंड का, तो आप उसे Na बोले तो सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि Na मतलब होता ही है, Na जो होता है वो होता है वही उसके नंबर को डिनोट करना, 1.023 इंटू 10⁻23, ये होता है Na।
तो Na से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। अगर मोल दे रखा है तो मोल नंबर दे रखा है तो आप Na से डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाई मैप अकॉर्डिंग टू फैजल सर। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन। इसमें था क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का टोटल नंबर बताना है, एटम बताना है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, लेट्स बिगिन। कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। तो कैल्शियम, एक मिनट, मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखते हो? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि निकल के आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैल्शियम Ca20 40 प्लस आपका कार्बन का होता है 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 48। व्हेन यू ऐड दिस ऑल थिंग तुम्हें मिलेगा 100। ठीक है, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो वही बोल रहे हैं कि 100 ग्राम सैंपल में बता दो कि कितना मोल होंगे। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ, इसमें कहीं मोल का जिक्र किया नहीं किया, तो पहले मोल निकाल लो। तो 100/100, तो ये आपका 1 मोल मिलेगा। अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 1 से आप Na में मल्टीप्लाई कर दो, आपके मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स को एटम में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहली बात कि इसमें देख लो कितने एटम्स हैं। जैसे कैल्शियम एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, ओवरऑल देखा जाएगा तो 5 एटम। तो 5 एटम है, तो मॉलिक्यूल्स को एटम में बदलना है तो उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब एटॉमिसिटी वही होता है जो हमने ये जोड़ा था, तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल गए। अब उसको हमने 5 Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल हमें जो भी एटम मिलेंगे, एटम्स कितने होंगे? वो 5 Na होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें बताना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख लो। कैल्शियम के लिए प्रोटॉन कितने होंगे? 20। और बात करते हैं कार्बन के लिए तो 6, और ऑक्सीजन के लिए तो 24। कैसे लिखते हो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन? आपको अभी ये भी पता नहीं होगा। थैंक यू फॉर आस्किंग। कम से कम इसके चलते पता तो चला। जब हम लोग कैल्शियम लिखते हैं तो कैल्शियम Ca20, यहाँ पे 20 और ये 40। और ये 40 लिखा हुआ है तो 20 इसमें प्रोटॉन होगा और 20 न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि इन दोनों को ही कलेक्टिवली कॉल न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, और ये न्यूक्लियॉन्स को ही हम लोग इसे मास नंबर कहते हैं। मास नंबर, और इस मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और ये जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो किसी कंपाउंड को अगर डिनोट करना है तो ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा ए। वो आप समझ गए होंगे। तो ये चीज आता है। तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का, कैल्शियम कितना होता है? 40, तो 40 का आधा करोगे तो 20 प्रोटॉन। हाँ ठीक है, 20 प्रोटॉन। और कार्बन का होता है 12 वेट, तो उसका आधा करोगे तो 6 गो प्रोटॉन। और ऑक्सीजन का होता है आधा, ऑक्सीजन होता है आपका कितना? 8। ऑक्सीजन 16 होता है इसका एटॉमिक वेट, उसका आधा करोगे तो 8 मिलेगा। और 8 आपका 8 3 का 24, तो 24 आपका प्रोटॉन। तो ओवरऑल जोड़ने पे मुझे 50 प्रोटॉन मिल रहे हैं। वैसे ही अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो उस केस में आपको 50 से 50 न्यूट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। क्यों? कैसे 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 डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो मास नंबर, जो कि ए से ए माइनस पी कर दो, ए माइनस प्रोटॉन से ही निकलता है मास नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया इतना। तो ओवरऑल हमें देखने के लिए मिला कि आपका जो टोटल है, टोटल 50 Na प्रोटॉन्स, 50 Na न्यूट्रॉन्स एंड 50 Na इलेक्ट्रॉन्स इस 100 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट में होने वाले हैं। ठीक है, चलो, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, स्टिल दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट वन इज एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट होता क्या है? एवरेज एटॉमिक वेट बोलो या फिर मीन एटॉमिक वेट बोलो, द वेट एवरेज ऑफ द आइसोट्रॉपिक मासेस ऑफ न्यूट्रल ऑकरिंग कंपाउंड्स। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, जैसे क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन का 37 भी एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन का 35 भी एग्जिस्ट करता है।
तो इस केस में बता दो कि ओवरऑल बता दो कि वेट किसका एवरेज वेट अगर देखा जाएगा कि इन दोनों का एवरेज वेट निकाल दो कि एवरेज वेट हमारा कितना निकल के आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एवरेज वेट, सॉरी एवरेज एटॉमिक वेट। तो इसे कैसे कहते हैं, कहने का इसका सीधा मतलब सिंपल है, परसेंटेज एम्बिडेंस इन isotope 1, percentage of isotope 1 into its atomic mass plus percentage abundance in atomic isotope 2 into its atomic mass upon 100, ऐसे करके आप एवरेज एटॉमिक वेट यानी AAM आम निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन भी आ गया है कि आपका 75% जो होता है क्लोरीन Cl15 है और 35 AMU जो है, ठीक है, एटॉमिक वेट जिसका 35 AMU, ओके, और ये 25% क्लोरीन है जिसका एटॉमिक वेट जो है 37 AMU है। तो करता हो कैलकुलेट करो कि क्लोरीन का वेट, ओवरऑल एवरेज एटॉमिक वेट मास निकालो। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इंटू देयर मल्टीप्लाई प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इंटू मल्टीप्लीकेशन अपॉन 100। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल मुझे 35.5 के आसपास आ रहा है। और यही होता है जब हम लोग कैल्शियम का जब वेट लिखते हैं, तो सॉरी क्लोरीन का, तो हम लोग ये 35 और 37 ना लेके 35.5 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मैंने बात किया था पीछे एटम के लिए, अब वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए। तो उस केस में आप ये जो n बता रहा है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो n1, तो यहाँ से अगर बताना हो कि आप बता दो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस डॉट 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 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओवरऑल निकालने जाऊँ तो ओवरऑल मुझे कहना है कि स्टोशो, सॉरी इसको बोलते हैं काई, मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन इन 1 प्लस मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन इन 2 इंटू मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन इन 3 इंटू मोलैरिटी अपॉन सो ऑन। तो ओवरऑल लिखना चाहिए मैथमेटिकल्स के टर्म में, तो समीशन ऑफ काई आई इंटू एम आई, यहाँ पे काई आई डिनोट कर रहा है कि आई आप कुछ भी रखते जाओ, आपका वैल्यू ऐसे जाता जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि बता दो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड। तो सिंपल बात है कि आप 2 मोल आपने हीलियम रखा है और 3 मोल आपने नाइट्रोजन रखा है, तो उस केस में N2 रखा है नाइट्रोजन गैस। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बता दो, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यानी 2 इंटू हीलियम का वेट कितना होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 का कितना होता है, तो 28। तो और ओवरऑल देखा जाए मास तो ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया। तो मुझे देखने के लिए मिला कि जब जोड़ूंगा तो इतना आ रहा है और इसका जब पॉइंट से किया तो इतना आ रहा है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल। अब नेक्स्ट वन इज परसेंटेज कॉम्पोजिशंस। बहुत मजेदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है और आता ही है। सबसे पहली बात, आपने एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन में होता क्या है, आपसे एक कंपाउंड दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड का बता दो इसमें कितना हाइड्रोजन का वेटेज है या फिर कितना हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कह दूंगा कि मैं 10 ग्राम H2SO4 है, बताओ इसमें हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ओवरऑल बोलूंगा कि हाइड्रोजन का इसमें कितना रोल है या फिर सल्फर का कितना रोल है, ऑक्सीजन का कितना रोल है, तो उसे कैसे निकालते हो। तो सबसे पहली बात होती है हमारी कि मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, और मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो मैं जन्म से ही सिखाऊं कि ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर का होता है 16, तो 16 दूना 32 हो जाएगा ऑक्सीजन सल्फर का, और 16 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौका 64। तो ओवरऑल जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे देखने के लिए मिलता है कि ये 8 हो गया, और ये जो होता है 6 3, ओवरऑल यहाँ पे 9 देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल मेरा आंसर 98 आ रहा है। ओके, तो ओवरऑल इसका देखा जाएगा तो ये 98 आ रहा है, और परसेंटेज इज 1 पूछना है, तो इस केस में मैं बोलूँगा वेट ऑफ 1 अपॉन टोटल वेट इंटू 100 आपका मिल जाएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन का वेट देखना है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल 2, तो 2 अपॉन 98 इंटू 100, यहाँ से आपका मिल जाएगा कि हाइड्रोजन का वेट कितना है, सल्फर का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है। पॉइंट ये याद रखना
कि आप ये सल्फर का वेट केवल सल्फर का वेट नहीं ले रहे हो, इसके साथ जो एटॉमिसिटी है उसके मल्टीप्लाई करके ले रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 1 × 2 करके यहाँ पे लिए हो। अगर यहाँ पे सल्फर बात करते हो, सल्फर का 32 होता है, तुमने 32 लिया है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का वेट तो 32 होता है, 16 होता है, 16, तो 16 चौका 64, तो यहाँ पे मैंने 64 लिया है। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि बता दो कि H2SO4 का मैंने इतना छोटा सा कंपाउंड लिया, H2SO4 का इसमें इतना बड़ा सा कंपाउंड लिया, तो बता दो इसमें कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, इसमें ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है। तो इसमें होता क्या है कि इसका अमाउंट मुझे कम दिख रहा है, इसका अमाउंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो अमाउंट देखो यहाँ पे इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 1 इज लेस देन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन B, अमाउंट ऑफ सल्फर 1 इज लेस देन अमाउंट ऑफ सल्फर B, एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन A इज लेस देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन B। और बात करते हैं कि ठीक है, ये सब तो तुमने बता दिया, अब बता दो परसेंटेज एब्यूडेंस कितना होगा। H2SO4 लिखा है, H2SO4 लिखा है, दोनों H2SO4 के प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो इनका परसेंटेज एब्यूडेंस सेम होगा, इर्रिस्पेक्टिव आप कितना कंपाउंड का वेट लेते हो। अगर आप परसेंटेज एब्यूडेंस की बात करो तो परसेंटेज एब्यूडेंस इन हाइड्रोजन 1 इज इक्वल टू परसेंटेज एब्यूडेंस इन हाइड्रोजन B ऑफ H2SO4। कहेंगे ऐसे ही है कि आप सल्फर का भी ऐसा ही दिखेगा और ऐसे ही ऑक्सीजन का दिखेगा। नेक्स्ट वन, जैसे कि आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाया जाता है कि आप H2SO4 जो है उसका 49 ग्राम ले लियो और उसका बता रहे हो, तुम बताना है। तो ठीक है, तुम H2SO4 को जब आपने सॉल्व किया तो 49/98 यानी 1/2 मोल्स निकल के आ रहे हैं, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपको दिख रहा है कि एटॉमिक मोल ऑफ H2SO4 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ H2। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोल ऑफ H2SO4 जो कि 2 निकल रहा है, और हाइड्रोजन कितना है इसमें भाई, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। कितना, 49 ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1 ग्राम निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन है, क्योंकि मोल इंटू एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका अमाउंट पता चलता है। तो वैसे ही है कि आप मोल से आप ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ओवरऑल देखने के लिए मिलेगा कि आपका 2 मोल है, और इस केस में आपका ऑक्सीजन जो 32 ग्राम हो जाएगा। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व एंड गेट। जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड CH और S से मिलके बना हुआ है, और आपको बताना है कि उसमें एटलीस्ट 1 S एटम मौजूद होना चाहिए। तो वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 80% ऑफ सल्फर इज, अब बताना है कि 80% सल्फर, अगर 8% सल्फर उसमें मौजूद होना चाहिए, तो उस केस में बताओ कि क्या होगा वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो अगर ऐसा कह रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एटलीस्ट 1 सल्फर तो होगा ही, सल्फर एटम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी है मेरा, उस मॉलिक्यूलर वेट में मैं 8 से मल्टीप्लाई करके, और चूंकि सल्फर का होता है 400, राइट, तो सल्फर का होता है 32 वेट, तो 32 यहाँ पे लिख दूंगा, और ओवरऑल सॉल्व करोगे तो मुझे देखने के लिए मिलेगा कि m इंटू 8/100, और यहाँ से इज इक्वल टू 32 कर दूंगा, और यहाँ से मुझे देखने के लिए मिलेगा कि ये कंपाउंड जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का 400 है। ऐसे ही क्वेश्चन आता जाएगा, सॉल्व मैं करता जाऊंगा, बट मुझे इतना टाइम तो है नहीं। तो अब नेक्स्ट वी आर फोकस ऑन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला इज just a simplest way to write the ratio of an atom in a various element present in the molecule of the compound। मेरा कहने का सीधा मतलब यही है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, अगर जैसे हम लोग दिखते हैं C6H12O6, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, 6 बाहर निकाल दो तो मुझे C1H2O1 देखने के लिए मिल रहा है, और इधर से बाहर मैं 6 कर दूं तो ये जो अंदर वाला मटेरियल हुआ, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये वाला कहते हैं हम इसे एन। ठीक है, तो यही चीज है, यही चीज वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज, इसको निकालने के तरीके। सबसे पहली बात,
अब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मान लो कि ये कंपाउंड देख रखा है कि इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज 52 और हाइड्रोजन इज 30%। कार्बन इसका 52 पॉइंट इतना परसेंट है, हाइड्रोजन आपका 13% है, ऑक्सीजन आपका 34.8% मौजूद है। तो इस केस में बता दो, और उस कंपाउंड का वेट भी मुझे दे रखा है, तो बता दो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट को लिख लेंगे और उसका परसेंटेज लिख देंगे और उसका एटॉमिक वेट लिख देंगे, और परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम निकालने की कोशिश, और इसमें से सबसे छोटा चेक करेंगे। तो सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है, तो इन छोटे से सभी से डिवाइड कर देंगे, इससे, इससे और इससे। तो यहाँ पे 1, ये 5.9 और ये 2, और इसको जो है एक इंटीजर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 जो है आपका 2 में ही रहेगा, ये जो आपका 5.9 है इसके ऑलमोस्ट हम लोग 6 कह सकते हैं, और ये आपका 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी का टर्म है, हमने तीसरे टर्म पे आ चुके हैं। तो डेंसिटी भी यहाँ पे जो मोल कॉन्सेप्ट में आता है, तो डेंसिटी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट आ गया तो समझ लो कि यूनिट इसका नहीं होने वाला। तो उस केस में आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और अगर बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के, तो इसके 3 टर्म्स आते हैं। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा होता है गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, और तीसरा होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, सॉल्यूशन में अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा, तो तैयार रहना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बस वही होता है, आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी का ही पार्ट होता है। बस इसमें जो होता है आपके ग्राम पर मिलीलीटर आपके एक यूनिट्स होते हैं। ओवरऑल कहना चाहता हूँ कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। और बात करते हैं गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, तो आपका M1 अपॉन M2 अंडर सिमिलर प्रेशर एंड कंडीशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में अलग होता है, तो वो बाद में बताऊंगा। और ये होता है वेपर डेंसिटी, जो कि होता है M/2। नेक्स्ट वन इज वी आर मूविंग विथ स्टियोशियोमेट्री। स्टियोशियोमेट्री से पहले ये आपके 4 पिलर्स हैं जो आप अच्छे से करोगे। सबसे पहली बात, आप रिएक्शन को लिखोगे। दूसरी बात, अगर बैलेंस है तो एक बार देख लो कि हाँ बैलेंस है, अगर नहीं है तो एक बार बैलेंस करो। तीसरा, रिएक्शन को रीड करने की कोशिश करो, रिएक्शन। और चौथा, फिर क्वेश्चन देखो। यही होता है स्टेप स्टोइकोमेट्री के सवाल करने का। जैसे एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन जो कि होता है C6S कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑन द हीटिंग गिव्स 56 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग इसका रिएक्शन लिखने आता ही है, जब हम लोग क्लास 10th में होते तभी लिखा जाता है। CaCO3 जो होता है, इसको हीट करने पे आपको CaO और आपका CO2 मिलता है। तो स्टेप 1 है, मैंने रिएक्शन लिख किया और बैलेंस भी कर दिया। दूसरा, बैलेंस यहाँ पे कर दिया। तीसरा, अब इसको रीड करना है, तो इसमें क्या लिखा है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लिखा है ये पढ़ दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वेश्चन रीड, पढ़ो क्या कह रहा है। 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बताना है कि क्वांटिटी क्या होगा, इसका क्वांटिटी क्या होगा। तो मुझे पता है कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में आपका 1 मोल ऑफ CaCO3 बनता है। तो अगर मेरा 1000 हुआ तो तुम्हारा कितना बनेगा? 1000। अगर तुम्हारा 1000 है तो मेरा, अगर तुम्हारा 1000 मोल्स है तो अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट तो 100 होता है, तो आपका ओवरऑल निकल के आ जाएगा कि आपका जो है वेट वो कितना हो जाएगा, 10,000 kg। और यहाँ से आप डिवाइड करके आपका ओवरऑल मिल जाएगा कि 100 kg आपका कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता जाएगा। नेक्स्ट वन, इसमें ही एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, मान लो कि ये कंपाउंड 2A 3B इज इक्वल टू 4C, आपका समझ लो ये बैलेंस है। तो इस केस में आपको बोल दिया जाएगा कि आपका कंपाउंड A का, मतलब यहाँ पे जो A है उसका 5 मोल है और ये जो B है उसका 8 मोल है, ये दोनों मिलके 4C बनाना है। तो बताओ इसका कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि लिमिटिंग रिएजेंट खोजना। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है कि भाई, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जैसे कि आप ए और बी के बीच में लेके चलते हो, तो सबसे पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट में होता ये है कि सबसे पहले खत्म कौन होगा,
क्या बी खत्म होगा या ए खत्म होगा। अगर खत्म हो गया, अगर मान लो कि इसमें से कोई भी जल्दी पहले खत्म हो गया, उसी वक्त रिएक्शन रुक जाएगी। और तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कैसे करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपका मोल अपॉन स्टियोशियोमेट्री से हम लोग इसको निकालते हैं। मोल जो मुझे 5 दे रखा है और स्टियोशियोमेट्री जो कि इसका 2 रखा है, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया। दूसरा 8/3 करके निकाल लिया। तो ओवरऑल देखा जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाएगा तो 2.5 और ये 2.67, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ और ये आपका एक्सेस रिएजेंट हुआ। जो ज़्यादा है उसे एक्सेस और जो कम है उसे लिमिटिंग। तो उस केस में अब पढ़ने आना चाहिए, तो इससे ही हम सब कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बता दो इसका कितना मोल होगा। तो मेरे 2 मोल से तुम्हारे 4 मोल बनते हैं, ये चीज ये कह रहा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद। तो ये चीज तो सही हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्लियर हो गया। तब अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिस इज द ऑल द क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम माय साइड। आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अपने से। नेक्स्ट वी वन मूविंग विथ परसेंटेज यील्ड। कभी कभी मूल कॉन्सेप्ट के सवालों में यील्ड का क्वेश्चन बन जाता है। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कैसे निकलता है। तो एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। अब होता क्या है एक्चुअल यील्ड, मतलब जितना बना अपॉन जितना बनना चाहिए था इनटू 100, ये होता है आपका परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यील्ड। दिस आर द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बेसिकली इसे अगर डेप्थ में पढ़ना होता है तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं, फिर भी स्टिल हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, ऐसे टर्म्स जिसका अगर आप एक टंकी में से निकालो या फिर एक लोटा में से निकालो या फिर एक मग में से निकालो, उनका क्वांटिटी हर एक जगह सेम होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी आर द सेम, वही होता है। अब आते हैं सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिफाइन ऐसे किया गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को बड़ा एम से डिनोट किया जाता है, और अगर फॉर्मूला चाहिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी जो होता है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और अगर कभी ऐसा लिखने के लिए मिल जाए क्वेश्चन में कि 1.3 m NaCl सॉल्यूशन, तो इसका कहने का सीधा मतलब यही कि 1.3 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका दिमाग में होना चाहिए। सॉल्यूट जो कम होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नेक्स्ट वन ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर कभी लिखा होगा एक लाइन अंग्रेजी की, तो वो क्या लिखा होगा कि 1.23 छोटा है, मतलब कि मोलर डिपेंड कर रहा है यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 1.3 मोल ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज सिंपल। सबसे पहले कि मेरा कितना है अपॉन सबका, नंबर ऑफ मेरा मोल अपॉन सबका मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूट का जैसे निकालना है तो सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल अपॉन सबका मोल, वैसे ही अगर सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट का मोल अपॉन सबका मोल। और ये बात याद रखना कि नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे आपका वैल्यू 1 मिलता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें जैसे वेट बाई वेट आता है, तो इसमें अगर लिखा होगा कि 10 ग्राम ऑफ वेट बाई वेट ऑफ यूरिया, मतलब इसका कहने का यही मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। अगर ये चीज लिखा हुआ है तो 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है आपका वेट बाय वॉल्यूम, W/V, परसेंटेज होता है ये सारे के सारे। तो वेट ऑफ, इसका लिखने का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन, जैसे वही कभी लिखा होगा कि 9% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो उस केस में 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का इन द सेंस यही होता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। नेक्स्ट है आपका पीपीएम और पीपीबी, मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये कब यूज होता है? जब आपका सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पीपीएम और पीपीबी। तो पीपीएम के केस में आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ टोटल मास जो होगा इंटू 100, मतलब 10⁶। ऑब्वियसली बिलियन मिलियन जो होता है 10⁶ होता है, और बिलियन जो होता है 10⁹ होता है। तो वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन जो होता है मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इंटू 10⁹। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका सीधे सी बात है, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। जस्ट आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, और ऑब्वियस